नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीएपीएफ कार्मिकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। भारत सरकार ने सीएपीएफ कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या आपको पैसे देने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि ये मात्र एक छलावा है। कोई भी आपका इलाज या आप ट्रीटमेंट जो भी कराएंगे वो कोई भी कैशलेस नहीं होगा। वो सिर्फ CGHS रेट्स के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, पैसे आपके फिर भी लगेंगे। तो देखते हैं आप नई गाइडलाइन में क्या क्या बताया गया है। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पूरी गाइडलाइन जितनी भी हैं वो सारी आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि की जानकारी लेते हैं कि नई गाइडलाइन में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले है आयुष्मान CAPF है क्या। तो इसके बारे में तो आपको मालूम है, ये कैशलेस सेवा के लिए अर्धसैनिक बलों को भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक कार्ड है। दूसरा है CAPF कब लॉन्च किया गया था। आयुष्मान CAPF को माननीय गृह मंत्री द्वारा 23 जनवरी 2021 को असम में लॉन्च किया गया था। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। तीसरा है इस योजना को लाभ किसे मिल सकता है। तो इस योजना का लाभ 7 सुरक्षा बलों, सभी CAPF अधिकारी, सेवारत कर्मी और उसके आश्रित, असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, BSF, SSB, CRPF, CISF, NSG, ITBP सभी को इसका लाभ मिलेगा। चौथा, आयुष्मान CAPF योजना के तहत कौन सी सेवाएं शामिल रहेंगी। तो अस्पताल के परस्पर के अनुसार आयुष्मान CAPF योजना के तहत निम्नलिखित सेवाएं कवर की जाती हैं। सबसे पहले है अस्पताल का प्रकार। रेफरल की आवश्यकता है या नहीं है। आप BSF हॉस्पिटल या CISF हॉस्पिटल से आपको रेफ़र करवाना पड़ेगा या नहीं। सेवाएं क्या क्या उपलब्ध होंगी, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तरीका कौन सा होगा, आपका मुफ्त होगा या आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो CGHS हॉस्पिटल हैं या CAPF हॉस्पिटल हैं, वहाँ अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी, IPD और OPD या दूसरी सेवाएं भी आप ले सकते हैं। जो IPD OPD हो गया उसके लिए आपको मुफ्त सेवाएं मिलेंगी, और जो अन्य कोई भी ट्रीटमेंट कराना होगा तो उसके लिए आपको खुद भुगतान करना पड़ेगा, जिसका बाद में आप ऑनलाइन रीएम्बर्समेंट करवा सकते हैं। दूसरा है अगर आप निजी हॉस्पिटल जो कि CGHS और CAPF एम्पैलेंड हॉस्पिटल हैं उसमें आप जाते हैं तो आपको रेफरल की आवश्यकता पड़ेगी, और IPD और OPD में आप इलाज करवा सकते हैं जिसमें कैशलेस रहेगा। अन्य कोई ट्रीटमेंट होगा तो उसमें आपको खुद पैसा देना पड़ेगा और ऑनलाइन रीएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा है निजी हॉस्पिटल जो कि CGHS और CAPF हॉस्पिटल में एम्पैलेंड नहीं है, वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ केवल आप इमरजेंसी में ही जा सकते हैं और सभी तरह के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सबसे पहले पेमेंट करना होगा
उसके बाद में ऑनलाइन रीएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना होगा। 5वां है, लाभार्थी को आयुष्मान CAPF कार्ड कहाँ से मिल सकता है। तो आप सभी को पता ही है कि ये आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आपको मिलेगा। 6ठा है, पैनल में शामिल अस्पतालों में कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो दोस्त साथियों, इसके लिए विस्तृत में मैंने वीडियो बनाई है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। 7वां है, लाभार्थी आयुष्मान CAPF कार्ड कैसे सक्रिय कर सकते हैं। इसका भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको भी डिटेल में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 8वां, यदि आयुष्मान CAPF कार्ड पर जैसे आपका नाम हो गया, जन्म तिथि अगर गलत है तो उसके लिए क्या करें। तो साथियों, इस विवरण को आपको ठीक करवाने के लिए अपने संबंधित बल में नामांकित अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है। अपने एस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करें और अपने विवरण को ठीक कराएं। 9वां है, आयुष्मान CAPF कार्ड खो जाने पर लाभार्थी को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आयुष्मान CAPF कार्ड किसी भी CGHS पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के PMAM से प्राप्त किया जा सकता है। CGHS अस्पतालों की सूची यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। 10वां, यदि मेरा बल या राज्य बदल जाता है तो क्या लाभार्थी को नए आयुष्मान CAPF कार्ड की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दूसरे आयुष्मान कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 11वां है, लाभार्थी डेटाबेस में नवजात शिशु या नवविवाहित जीवन साथी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। तो परिवार के सदस्यों को संबंधित बल द्वारा लाभार्थी डेटाबेस में जोड़ा या अद्यतन किया जाएगा, इसलिए लाभार्थी को संबंधित बलों से संपर्क करने की आवश्यकता है। 12वां है, CAPF के तहत NHA के IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है। वर्तमान में सेवारत कार्मिक और उसके आश्रित CAPF के पैनल में शामिल अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में NHA के IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अन्य सभी CAPF लाभार्थी पुरानी व्यवस्था के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। 13वां है, CAPF के तहत सूचीबद्ध CAPF अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, लाभार्थी सेवा के बिंदु पर लाभार्थी पहचान प्रणाली पर एक बार KYC प्रमाणीकरण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। BIS पर कार्ड धारकों के सभी पंजीकृत सदस्यों के KYC प्रमाणीकरण के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सत्यापित लाभार्थी को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 है, CAPF लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड क्या क्या है। 7वें CPC के मूल मासिक वेतन के अनुसार वार्ड पात्रता नीचे दी गई है कि आप कौन से वार्ड में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पहला है सामान्य वार्ड। अगर आपकी बेसिक पे 47,600 तक है तो आपको सामान्य जनरल वार्ड मिलेगा। अगर आपकी बेसिक पे 47,601 से 63,100 रुपये के बीच है तो आपको सेमी प्राइवेट वार्ड में ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपकी बेसिक पे 63,101 से ऊपर है तो आपको प्राइवेट वार्ड में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 15 है, क्या लाभार्थी चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए आयुष्मान CAPF कार्ड का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों हाँ, वे सक्रिय आयुष्मान CAPF आई कार्ड का उपयोग करके चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
क्या देश भर के सभी CAPF कर्मचारियों के लिए लाभ उपलब्ध है? दोस्तों, ये योजना वर्तमान में असम में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से देश में अन्य हिस्सों में 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा। यह सुविधा अभी फ़िलहाल CGHS अस्पतालों में ही उपलब्ध रहेगी। बाकी CAPF अस्पतालों में इसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? लाभार्थी को सत्यापन के लिए आधार कार्ड या किसी भी प्रकार द्वारा अनुमोदित फोटो ID प्रमाण के साथ अपना सक्रिय आयुष्मान CAPF ID या आयुष्मान CAPF कार्ड होना चाहिए। एक आश्रित लाभार्थी को अतिरिक्त रूप में फोर्स ID की एक प्रति की आवश्यकता होगी। इसका वीडियो बनाया हुआ डिटेल में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाभार्थी सत्यापन कैसे करें? तो दोस्तों, CAPF लाभार्थी अपनी सत्यापन प्रक्रिया कहाँ पूरी कर सकते हैं? इसके लिए वीडियो बनाया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। लाभार्थी सत्यापन के लिए HCO में उपचार लाभ उठाने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होगी? अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है? जो नीचे दी गई है वो ID है। आप जिनमें आप कोई भी आप देकर अपना इजाज़ करवा सकते हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आश्रित का ID कार्ड, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी विकलांगता आई कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, कर्मचारी की ID, बल ID से फोटो आई कार्ड, किसान फोटो बुक, सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र हो सकता है, मनरेगा जॉब कार्ड हो सकता है, राशन पत्रिका हो सकती है, जन्म गोद लेने का प्रमाण पत्र हो सकता है, शादी का प्रमाण पत्र हो सकता है, सेवा प्रमाण पत्र हो सकता है। 20वां है BIS पोर्टल पर लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को कौन पूरा करेगा? प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र BIS पोर्टल का संचालन करेगा। यदि HCO भी CGHS के तहत सूचीबद्ध है तो PMAM एक फ्रंट डेस्क कार्यकारी HCO रिसेप्शनिस्ट या मौजूदा PMAM हो सकता है। 21वां है मैं अपना मोबाइल नंबर BIS पर कैसे पंजीकृत करा सकता हूँ? तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर विवरण जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता निर्माण 24 से 48 घंटों में पूरा हो जाएगा, या फिर आप अपने बल के एस्टेब्लिशमेंट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। 22वां है यदि मैं अपना BIS मोबाइल नंबर बदलना चाहता हूँ तो क्या हो? वो भी अभी आपको बताया है, वैसे आप चेंज करा सकते हैं। क्या मैं BIS पोर्टल के लिए एक से अधिक मोबाइल नंबर पंजीकृत करा सकता हूँ? हाँ, नए BIS उपभोक्ता निर्माण के लिए कृपया नीचे दिए गए गूगल लिंक फॉर्म पर विवरण जमा कर सकते हैं। चौबीसवां है क्या होगा यदि मुझे BIS पोर्टल में लॉगिन करते समय OTP प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, अपने फ़ोन को पुनः आरंभ करें और पुनः प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आप अन्य SMS प्राप्त कर रहे हैं और कोई नेटवर्क समस्या नहीं है। यदि समस्या बनी रहती है तो कृपया दिए गए विवरण chhs.help-nh.gov.in पर साझा करें। अस्पताल ID, अस्पताल का नाम, अस्पताल पैन कार्ड नंबर, संपर्क व्यक्ति का नाम, संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर, त्रुटि का स्क्रीनशॉट, मुद्दे का सविवरण, कोई भी डेस्क ID, या आप इनको मेल कर सकते हैं, जिसकी आपको
24 से 48 घंटे में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों मेन हमारा जो गाइडलाइन है कि पंजीकरण और सूचना, TMS में रोगी का पंजीकरण कैसे करें। तो दोस्तों लाभार्थी ID दर्ज करें और रोगी व्यक्तिगत विवरण, फ़ोटो ID से आदि से संबंधित विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं जो BIS डाटा से स्वतः प्राप्त होते हैं। मेडिको कौन है, मेडिको की क्या भूमिका है। मेडिको अस्पताल में चिकित्सक समन्वयक हैं जिसे CAPF लाभार्थी से संबंधित नैदानिक गतिविधियों को देखने के लिए नियमित किया गया है। इनकी भूमिका मुख्य रूप से निदान का पता करने और सही पैकेज को अनुरोध करने, सूचना देने, डिस्चार्ज करने और दावा करने आदि में सुविधा प्रदान करने की ये सभी गतिविधियाँ मेडिको द्वारा इलाज करने वाले डॉक्टर और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र HCO रिसेप्शनिस्ट के समन्वय से की जाती है। दोस्तों डिस्चार्ज की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो TMS में निर्वहन से संबंधित गतिविधियों को कौन करता है। मेडिको डिस्चार्ज से संबंधित गतिविधियों को सिस्टम में करता है, जिसमें डिस्चार्ज की तारीख को अपडेट करता है, दवा की मात्रा को अपडेट करता है और उपभोग्य सिस्टम में सभी दस्तावेजों को अपलोड करना आदि शामिल है। डिस्चार्ज होने पर दवाओं को कवर किया जाएगा। डिस्चार्ज होने पर दवाओं को कैसे कवर किया जाएगा। CAPF CGHS दिशा निर्देशों का पालन करता है, जिसमें अधिकतम 2000 रुपये की धनराशि की अनुमति है। जारी की गई दवाइयाँ CGHS द्वारा कवर की जाती हैं जो अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रदान की जाती हैं। यदि कम अवधि का नुस्खा प्रदान किया जाता है तो बाद वाले पर विचार किया जाएगा। CGHS द्वारा केवल आवश्यक दवाइयों पर विचार किया जाएगा। इस OM के तहत किसी भी विटामिन, टॉनिक, कफ सिरप, इंजेक्शन, पोषक तत्वों की खुराक और अन्य गैर जरूरी दवाओं पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें देखभाल के सभी संबंधित प्रकरणों में छुट्टी शामिल है। रूढ़िवादी प्रबंधन के साथ साथ सरकार के लिए अस्पताल में रहना। ये थी दोस्तों मुख्य जानकारी जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके अनुसार। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।